गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं कवियों का परिचय, जो हमारे टीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है। लेकिन ये जो क्लास है ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों है दोनों के लिए इम्पोर्टेंट? क्योंकि टीजीटी की जो हमारी क्लास है, टीजीटी के अंदर क्या है कि जो टीजीटी है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कवियों का परिचय पूछा गया है, लेकिन पीजीटी के अंदर पूरी की पूरी पुस्तक दी गई है इन कवियों की। तो हम जब पीजीटी का सिलेबस करेंगे, पीजीटी के लिए जो पुस्तक पढ़ेंगे, तब हम बार बार कवियों का परिचय नहीं पढ़ेंगे। इसलिए ये दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर पुस्तक दी गई है किसी भी कवि की, जैसे कालिदास की रघुवंशम दे दी गई है, तो अगर हम रघुवंशम पढ़ रहे हैं तो कालिदास के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। कालिदास से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए अगर पीजीटी वाले आप कैंडिडेट हैं और आपने अभी तक पीछे वाली कोई भी क्लास नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा। तो आज की क्लास में हम आधुनिक संस्कृत कवि शुरू करते हैं। बाकी सारे कवि जितने भी हमारे हैं, चाहे वो नीति कवि हो, काव्य शास्त्रकार हो, गद्य कवि हो, ये सब हमारे हो चुके हैं। ये हमारे अंतिम कवि रहते हैं जो आधुनिक संस्कृत कवि है। तो यहाँ पर ये जो आधुनिक कवि है, इनका परिचय हम एक क्लास में सिर्फ एक ही करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और इससे आपको याद रखना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज के क्लास में हम हमारे जो आधुनिक कवि है वो कौन कौन से लगे हुए हैं। देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी लगे हुए हैं, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री लगे हुए हैं, श्री पद्म शास्त्री लगे हुए हैं और डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। कुल मिलाकर के 4 कवि हमारे हैं जो आधुनिक कवि हैं। इनका परिचय हमें पढ़ना है। तो आज की हम क्लास में जो है, सबसे पहले कवि हमारे आते हैं देवर्षि कलानाथ शास्त्री। इनके विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि इनकी ट्रिक वगैरह जो है आपको याद करने की, वो आप स्वयं कुछ भी बना सकते हैं अपने तरीके से। मुझे ट्रिक से याद करना कभी भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब हम ट्रिक से याद करते हैं तो ट्रिक भी तो हमें याद करनी ही पड़ती है। इससे बेटर है कि आप कंटेंट को ही अच्छे से याद रखो। कंटेंट जितना याद रखोगे उतना ही आपको अच्छे से याद रहेगा। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि आपको एक आध निमोनिक्स बता दूँ, जिससे आपको अच्छे से ध्यान रहेगा कि ये किसकी रचना है। निमोनिक्स मतलब क्या होता है कि कोई एक ही हिंट निकाल करके, कोई भी शब्द का एक हिंट निकाल करके उसके माध्यम से बता देना। आप सभी जानते भी हैं निमोनिक्स क्या होते हैं। बहुत से टीचर जैसे जीके वगैरह पढ़ते हैं तो करवाते हैं हमें, तो हम निमोनिक्स से याद कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं देवर्षि कलानाथ शास्त्री का परिचय। तो आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हमारे देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी है वो ये हैं, जो आज भी जीवित है। आधुनिक कवि है तो जीवित तो होंगे ही। तो ये जो हमारे कलानाथ शास्त्री है ये आज भी जीवित है और ये जयपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत है। ये हमसे नहीं पूछा जाता कि वर्तमान में ये कवि क्या कर रही हैं, लेकिन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये हमारे कौन है, देवर्षि कलानाथ शास्त्री। कौन है? देवर्षि कलानाथ शास्त्री। तो आइए हम इनके परिचय के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है, जन्म 15 जुलाई 1936 में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है? 1936 में 15 जुलाई। तो हमसे इनका जन्म का क्या पता 15 जुलाई ना पूछा जाए, लेकिन इनका ये जो 1936 है सन अवश्य पूछा जाएगा। और हो सकता है क्योंकि ये आधुनिक कवि है तो इनका ये जो हमारी डेट दी हुई है ये भी पूछ ली जाए, क्योंकि आधुनिक कवियों की डेट वगैरह हमें सब पता है तो ये हमें पता होना चाहिए। 15 जुलाई 1936 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। इनके जो पिता का नाम है, पिता कौन है?
पिता जो हमारे आधुनिक संस्कृत कवि में आते हैं, पिता कौन है? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी, ये कौन है? ये कलानाथ शास्त्री के पिता है। ये भी आधुनिक कवि में ही गिने जाते हैं। ये देखिए हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। तो ये जो है ये कौन है? कलानाथ के पिता है। कौन है? कलानाथ के पिता है। आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर इनकी माता का नाम आता है, तो माता कौन है? रमा। कौन है? रमा देवी। कौन है माता? रमा देवी है। और मथुरानाथ शास्त्री इनके पिता का नाम है। तो हम इसको श्री कृष्ण के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। जैसे हमारे श्री कृष्ण जी हैं, उनको क्या कहा जाता है? कलाओं का प्रेमी कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी कलाएं हैं। कृष्ण जी के अंदर बहुत सारी कलाएं हैं, ठीक है। और कृष्ण कहाँ रहते थे? तो मथुरा में रहते थे। कहाँ रहते थे? मथुरा। मथुरा से हम मथुरा इनके पिता को जान सकते हैं कि इनके पिता का नाम भट्ट मथुरानाथ शास्त्री है। और कृष्ण का ही दूसरा अवतार क्या है? विष्णु। क्या है? विष्णु। कृष्ण का ही दूसरा अवतार, या फिर ये मान सकते हैं विष्णु का ही दूसरा अवतार कृष्ण है। तो यहाँ पर जो विष्णु की पत्नी है वो कौन है? लक्ष्मी। कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी का ही पर्यायवाची शब्द क्या है? रमा। क्या है? रमा। लक्ष्मी का ही पर्यायवाची शब्द है रमा। और रमा कौन है? रमा है कलानाथ शास्त्री की माता। कौन है? रमा कलानाथ शास्त्री की माता। तो आप इसको इस प्रकार से भी अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। फिर आगे आता है इनका जन्म स्थल या कर्म स्थल मान लीजिए। तो इनका जो जन्म स्थल है, जन्म स्थल क्या होता है? जहाँ पर इनका जन्म हुआ वो क्या है? जयपुर राजस्थान में, जो अभी भी जयपुर में ही कार्यरत है वर्तमान में, मैंने आपको बताया। तो इनका जो जन्म हुआ था वो भी कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में। तो इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर इन्होंने एक उपन्यास की रचना की है। किसकी रचना की है? उपन्यास की। उपन्यास जो बहुत बहुत प्रसिद्ध है, तो ये भी याद रखिएगा आप। उपन्यास जीवनस्य पृष्ठद्वयम्। क्या है? जीवनस्य पृष्ठद्वयम्। इनकी रचना को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और पीछे के एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। मैंने 2022 का जब टीजीटी का आपको एग्ज़ाम सॉल्व करवाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर देख सकते हैं। तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से जो मथुरानाथ शास्त्री है उसकी रचना कौन सी नहीं है। तो एक ऑप्शन में ये दी गई थी हमें, जीवनस्य पृष्ठद्वयम्। तो ये जो रचना है ये किसकी है? कलानाथ शास्त्री की है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2022 का जो टीजीटी का क्वेश्चन था उसके अनुसार से जीवनस्य पृष्ठद्वयम् आंसर आना था, क्योंकि हमसे मथुरानाथ शास्त्री की 4 रचनाओं में से ऐसा पता करना था कि एक रचना कौन सी नहीं है। तो ये 3 रचनाएं जो दी हुई थी क्वेश्चन में वो सभी मथुरानाथ शास्त्री की थी, लेकिन जीवनस्य पृष्ठद्वयम् किसकी है? कलानाथ शास्त्री की है। किसकी है? कलानाथ शास्त्री की है। तो इसके जो जीवनस्य पृष्ठद्वयम् जो उपन्यास है, पहली बात तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो पृष्ठद्वयम् जो है ये क्या है, किस प्रकार का ग्रंथ है। तो ये एक उपन्यास है और इसके अंदर नायक नायिका भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो नायक है वो कौन है? नायक है राकेश। कौन है? राकेश। और नायिका कौन है? नायिका है कल्पना। कौन है? नायिका कल्पना। फिर आता है इनका आख्यान वल्लरी जो रचना है इनकी, आख्यान वल्लरी। इनकी रचनाएं बहुत बहुत सारी रचनाएं हैं, तो हमें ये अच्छे से ध्यान रखना है। आख्यान वल्लरी।
आख्यान वल्लरी इनकी रचनाएं हैं जो इनकी सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। ये क्या है? किताब है या रचना भी हम इसको बोल सकते हैं, किताब या कृति। क्या है? आख्यान वल्लरी। और इसी रचना के ऊपर, ये जो आख्यान वल्लरी है, इसी रचना के ऊपर कलानाथ शास्त्री जी को 2004 में केंद्रीय संस्कृत अकादमी पुरस्कार मिला। क्या मिला? केंद्रीय संस्कृत अकादमी पुरस्कार। किस रचना पर मिला? तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। या फिर ये पुरस्कार जो है वो कब मिला? तो ये भी प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आख्यान वल्लरी के ऊपर इनको केंद्रीय संस्कृत अकादमी पुरस्कार मिला है। और कब मिला है? 2004 में। कब मिला है? 2004 में। फिर आता है इनकी अगली रचना नाट्य वल्लरी। क्या है? नाट्य वल्लरी। आप वल्लरी शब्द से याद रख सकते हैं कि जो वल्लरी, आख्यान वल्लरी है, नाट्य वल्लरी है, ये रचना किसकी है? तो ये रचना है हमारे कलानाथ शास्त्री की। इस रचना के ऊपर इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। और ये जो हम नाट्य वल्लरी रचना है कलानाथ शास्त्री जी की, इसके ऊपर राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से हैं? पहले हम ये जान लेते हैं कि किसके द्वारा। तो राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा पुरस्कृत। राजस्थान संस्कृत अकादमी ने कौन कौन से 2 पुरस्कार दिए हैं? तो वो दिया है राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार कब मिला है? ये 1999 में। कब मिला है? 1999 में। 1999 में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और दूसरा पुरस्कार क्या मिला है? 2011 साधना शिखर सम्मान। क्या है? पहला पुरस्कार कौन सा मिला है? राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा पहला पुरस्कार। पहली बात तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा? जो इनकी रचना है नाट्य वल्लरी के ऊपर किस अकादमी ने कलानाथ शास्त्री को पुरस्कृत किया है? तो ये किया है राजस्थान संस्कृत अकादमी ने कलानाथ शास्त्री को पुरस्कृत किया है। और वो कौन कौन से 2 सम्मान दिए हैं कलानाथ शास्त्री को? तो सबसे पहला है राष्ट्रपति पुरस्कार, जो उनको 1999 में मिला है। और दूसरा सम्मान है साधना शिखर सम्मान, जो 2011 में प्राप्त हुआ है। और आख्यान वल्लरी के ऊपर 2004 में केंद्रीय संस्कृत अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। किसके ऊपर? आख्यान वल्लरी के ऊपर। और नाट्य वल्लरी के ऊपर राष्ट्रपति और साधना शिखर सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा? राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा। तो आपको ये अच्छे से, आप जितना बार बार रिवीजन करोगे नोट्स बना करके, उतना आपको अच्छे से याद रहेगा। तो यहाँ पर अब आती हैं इनकी जो उपाधियाँ हैं, उपाधियाँ करते हैं हम इनकी।
उपाधियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो साहित्य महोदधि है, साहित्य महोदधि, साहित्य महोदधि, जैसा कि आप सभी को पता है कि दही से मक्खन निकाल करके श्री कृष्ण जी को बहुत पसंद था। और कलानाथ कौन है? कला प्रेमी श्री कृष्ण जी है, ऐसा समझ करके तो आप इसको ये याद रख सकते हैं कि महोदधि किसको कहा जाता है? कलानाथ शास्त्री को कहा जाता है। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। और सरस्वती पुत्र, दूसरी उपाधि क्या है? दूसरी उपाधि क्या है? सरस्वती पुत्र। सरस्वती पुत्र इनकी दूसरी उपाधि है। क्या है? सरस्वती पुत्र इनकी दूसरी उपाधि है। तो ये हमें सिर्फ इनकी दो ही उपाधि प्राप्त होती है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहली क्या है? साहित्य महोदधि। दधि से क्या बनता है? मक्खन। और मक्खन किसको पसंद था? सभी को पता है, श्री कृष्ण को। और हमने कलानाथ शास्त्री को क्या कहा है? श्री कृष्ण ही कहा है, जो कलाओं के नाथ है अर्थात श्री कृष्ण है। तो यहाँ पर इनकी उपाधि याद रख सकते हैं। सरस्वती पुत्र शायद नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये सभी को एक आध उपाधि किसी और की भी आई है सरस्वती पुत्र। तो लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो साहित्य महोदधि है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। और सरस्वती पुत्र भी ध्यान रखिएगा, क्या पता पूछ लिया जाए। फिर है कृतियाँ। कृतियाँ क्या होती है? अर्थात इनकी जो रचनाएं हैं वो क्या है? रचनाएं। सबसे पहले है शरणार्थी। और दूसरा है आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंट कौन सी है आपको बता दी जाएगी, संस्कृत साहित्य का इतिहास। तो ये दोनों रचनाएं हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है ये इंग्लिश से संस्कृत में अनुवाद कलानाथ शास्त्री जी ने किया है। इंग्लिश से संस्कृत में अनुवाद ये इन्होंने स्वयं से नहीं लिखी है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने क्या किया है? ये इंग्लिश की रचनाएं हैं और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में अनुवाद किया है। इंग्लिश से संस्कृत में अनुवाद। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि इंग्लिश से संस्कृत में अनुवाद कलानाथ शास्त्री की ऐसी कौन सी दो रचनाएं हैं? तो वो हमारी हो जाएगी शरणार्थी। कौन सी हो जाएगी? शरणार्थी। क्या है? एक है शरणार्थी और दूसरी है आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास। तो ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। फिर इनकी एक इंग्लिश की रचनाएं आती हैं। इंग्लिश की रचना, जिसको इंग्लिश बुक बोल लीजिए या इंग्लिश बुक, या फिर आप इसको वैसे भी हिंदी में लिख करके इंग्लिश किताब बोल सकते हैं। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पोइट्री ऑफ पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ। तो ये किसने लिखी है? ये भी हमारे कलानाथ शास्त्री ने लिखी है। इसको अच्छे से ऐसे याद रख सकते हैं आप, जगन्नाथ। जगत का नाथ किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण को ही कहा जाता है। तो जगत का नाथ जिसको कहा जाता है, तो श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण कौन है? कलानाथ शास्त्री। इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। बहुत सी बुकें मैंने आपको अच्छे से ध्यान करवा दी है, फिर भी आपको याद नहीं रहती है तो कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसे ही निमोनिक्स से आपको इनको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज इनके लिए और कुछ नहीं किया जा सकता है। फिर एक और बुक आती है इनकी इंग्लिश की, ओरिजिन ऑफ संस्कृत। क्या है? ओरिजिन, अरे यार, ओरिजिन ऑफ
संस्कृत। तो ये रचना भी किसकी है? ये रचना भी हमारे कलानाथ शास्त्री की है। ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन का मतलब होता है उद्भव। फिर आती है इनकी संस्कृत रचनाएं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है? संस्कृत रचनाएं। अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जो इनकी संस्कृत रचना है वो क्या है? विद्वत जनचरितम। क्या है? विद्वत जनचरितामृतम। विद्वत जन चरितामृतम। ये पेन की वजह से ऐसे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, आप नाम सुन लिया कीजिए। तो ये पहली जो रचना है वो क्या है? विद्वत जन चरितामृतम। और दूसरी क्या है? सुधि जन चरितामृतम। सुधि जन चरिता अमृतम। तीसरी क्या है? कथा वल्लरी। क्या है तीसरी? कथा वल्लरी। चौथी कौन सी है? चौथी है हमारी कविता वल्लरी। कविता वल्लरी। पांचवी है आख्यान वल्लरी। आख्यान वल्लरी। आख्यान वल्लरी पांचवी है। फिर है छठी नाट्य वल्लरी। क्या है? नाट्य वल्लरी। फिर आती है आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास। आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास। फिर जो आती है वो क्या है? ग्रीवा गीरवाण। क्या है? गीरवाण। गिरा गौरवम। गिरा गौरवम। फिर कौन सी है? नौवीं रचना कौन सी है? तो नौवीं हो जाएगी हमारी संस्कृत कल्पतरु। क्या है? संस्कृत कल्पतरु। 10वीं रचना कौन सी है? प्रबंध परिजात। क्या है? प्रबंध परिजात। और जो 11वीं रचना वो है संस्कृत के युग पुरुष। संस्कृत के युग पुरुष मंजूनाथ। क्या है? संस्कृत के युग पुरुष मंजूनाथ। अब आप बोलोगे कि मैम आपने बार बार ये पेन चेंज करके ऐसे क्यों रचना लिखवाई है? तो मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए, यहाँ से हमारी रचना शुरू होती है। सबसे पहली रचना है तो क्या है? विद्वत जनचरितामृतम और सुधि जनचरितामृतम। सेम सेम साउंड है। तो ये रचना किसकी है? ये रचना भी हमारे किसकी हो जाएगी? कलानाथ शास्त्री की। किसकी है? कलानाथ शास्त्री की। फिर आती है हमारी वल्लरी। वल्लरी हमने सबसे पहले ही पढ़ा, जो आख्यान वल्लरी है। और एक और इनकी आती है नाट्य वल्लरी। तो ये हमने शुरुआत में ही पढ़ ली थी। तो ये किसकी है? ये कलानाथ शास्त्री की है। आख्यान वल्लरी और नाट्य वल्लरी। आख्यान वल्लरी पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? आख्यान वल्लरी पर मिला है इनको
केंद्रीय संस्कृत अकादमी पुरस्कार जो 2004 में मिला था, और नाट्यवल्लरी पर इनको 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। किसके द्वारा प्राप्त हुए हैं? राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा। कौन कौन से 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? पहला है राष्ट्रपति पुरस्कार जो इनको 1999 में मिला था, और दूसरा जो पुरस्कार है वो मिला था इनको 2011 में साधना शिखर सम्मान। तो आख्यान वल्लरी पर 1 पुरस्कार मिला है और नाट्य वल्लरी पर 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं इनको। फिर ये वल्लरी शब्द से हम सभी जान सकते हैं कि वल्लरी किसकी रचना है। कलानाथ शास्त्री की। तो ये देख सकते हैं इनकी 4 वल्लरी रचनाएं हैं। फिर आता है इनका आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास। ये जो आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास है, ये कौन सी रचना है जो इंग्लिश से इन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया है। इंग्लिश से संस्कृत में अनुवाद किया है। 8वीं रचना है गीर्वाण गीरा गौरवम। क्या है? गीर्वाण गीरा गौरवम। तो यहाँ पर गीरा जो शब्द होता है ना, गीरा शब्द का अर्थ ऐसा मान करके चलते हैं, गिरह अर्थात पर्वत। तो यहाँ पर पर्वत को किसने उठाया था? श्री कृष्ण ने। और श्री कृष्ण कौन है? कलानाथ शास्त्री है। संस्कृत कल्पतरु, तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। 10वां है प्रबंध पारिजात, और लास्ट की जो है संस्कृत के युग पुरुष मंजूनाथ। तो ये हमारे कौन हो जाएंगे? किसने इसकी रचना की है? कलानाथ शास्त्री जी ने ही इसकी रचना की है। आपको सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया है, तो कृपया करके मैं आपके लिए अगर इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना अच्छा कंटेंट आपको दे रही हूँ, तो आप क्लास को शेयर अवश्य किया कीजिए। जहाँ भी आपको, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी ग्रुप है जो संस्कृत विषय से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसको, मेरी जो ये क्लास है उसको अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए, और क्लास को डेली देखा कीजिए। जब तक मुझे समय लगता रहता है, मैं जितना होता है पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको डेली 1 क्लास अवश्य प्रोवाइड की जाए। तो आप बार बार ये कमेंट मत किया कीजिए कि मैम आप रेगुलर क्लास लीजिए, ये लीजिए। मुझे जितना समय मिल पाता है मैं उतना आपके लिए कर रही हूँ। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है निमोनिक्स के माध्यम से याद रखने की। ये निमोनिक्स आपको अभी लग सकता है कि ये बकवास है, लेकिन आप जैसे ही एग्ज़ाम में बैठोगे और आपको मेरी बोली हुई बात याद आएगी, तो आप फटाक से आंसर दे देंगे कि ये कलानाथ शास्त्री की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। बने रहें हमारे साथ इसी प्रकार से, इसी चैनल पर।